morning, students. I am teaching you history chapter 4, the Mughal empires. Beta, I told you many topics है ना in my last video about Mughal empires, that how many rulers came there. है ना, वैसे तो बेटा there many rulers came here, but जो strong और powerful और famous rulers थे वो कहाँ से सबसे starting कहाँ से हुई थी? I told you that Babur, then Humayun, then Akbar, Shahjahan, Jahangir. After it, last ruler was Aurangzeb. हाँ, ये was last strong ruler. जहाँ तक लोग इनको फेमस थे मीन्स ये, उसके बाद मैनी रूलर्स केम आउट, बट वो इतने फेमस नहीं थे, इनकी फैमिली से थे, है ना। तो बड़ा ये जो मैंने आपको बताया कि देवर फेमस रूलर्स। आफ्टर दिस टॉपिक नाउ आई एम टेलिंग यू मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। जो मुगल क्या ट्रेडिशन था, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन मीन्स अपनी फैमिली को नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, उसका क्या प्रोसेस थी उनकी। उसके बाद उनकी दो, वैसे तो नॉर्मली ये प्रोसेस होती है प्रीमोर्गेंचर। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो एल्डर सन होता है वही किंग बनता है। जैसे कि अभी एक किंग के, एक रूलर के 5 सन है, जो सबसे बड़ा होगा बेटा सन होगा अकॉर्डिंग टू, है ना, सिस्टम, वो ही रूल करेगा, वो किंग बनेगा, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो। लेकिन कभी कभी कोई रूलर्स नहीं ऐसे रहेगा, क्योंकि जो कैपेबल नहीं होगा वो रूल कैसे करेगा, तो सेकंड वाले को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाया करती थी। लेकिन इस जो मुगल एम्पायर था उन्होंने इस रूल को चेंज करा, है ना। एल्डरसन वाला जो रूल था, जिसे हम कह सकते हैं प्रीमोर्गेंचर, ये रूल को चेंज करके उन्होंने कौन सा रूल अपनाया बेटा, वहां पर उन्होंने कॉपरनरी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये होता था बेटा, जो कैपेबल होता था, जो रूलर, जिनका बेटा होता था, जो इस लायक होता था, हाँ उसमें इतने टैलेंट होता था, स्ट्रांग होता था, अकॉर्डिंग टू जो रूल कर सके, है ना, उस इंसान को मतलब उसके हाथों में ऑनरशिप देते थे वो, ठीक है। ये उनकी ना एक प्रोसेस उन्होंने चेंज कर दी, जो बहुत टाइम से चलती आ रही थी। अब और होना भी यही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, है ना। जो कैपेबल है उसी को ही किंग या रूलर बनाना चाहिए, ताकि वो पूरे हर चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। क्लास में क्या होता है देखे ना आप, मैम टीचर किसी को ज़्यादा वक्त देती हैं, जो बच्चे इस काम में एक्सपर्ट होता है ना। Our next topic is Mughal relations with other rulers. Mughal relations with other rulers. किस तरह के रिलेशन थे बेटा अदर रूलर्स के साथ मुगल्स के? जो मुगल्स थे वो इतने पावरफुल हो गए थे, स्ट्रांग हो गए थे कि जो बाकी रूलर्स थे वो उनसे डरते थे, है ना। इसलिए वैसे इनकी एक अफर्ट के कारण भी, मतलब जो डर के कारण भी वो उनसे रिलेशन बनाते थे, मगर डर वाले रिलेशन थे, उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं थे। क्योंकि मुगल्स का ये रूल था कि वो एक जैसे ऑफर करते थे अदर रूलर्स को कि आप हमारे तरफ से क्या कर लीजिए, है ना, रिलेशनशिप रख लीजिए, गुड रिलेशनशिप रख लो, फ्रेंडली रख लो, आप हमारे साथ क्या हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, शामिल हो जाओ। या फिर क्या करते थे, अगर वो लोग इस चीज़ को क्या करते थे, मना कर देते थे या फिर रिफ्यूज़ कर देते थे उनको ऑफर को, तो वो क्या करते थे, उनके लिए उन पर अटैक करते थे। और फिर उनको अदर रूलर्स को, क्योंकि जो मुगल रूलर्स थे बेटा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी लार्ज आर्मी, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, तो वो रूलर्स पर अटैक करके अपने उनको कंट्रोल में कर लिया करते थे। कुछ रूलर्स समझते थे कि हाँ मुगल जो है वो बहुत ही पावरफुल है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सरेंडर कर देते थे। और कुछ रूलर्स ऐसे भी करते थे कि अपनी डॉटर्स की मैरिज, जो राजपूत, ये लोग मुसलमान थे बेटा, जो मुगल्स रूलर्स थे दे आर मुस्लिम्स, और वो कुछ राजपूत जो रूलर्स हुआ करते थे उनकी डॉटर्स के साथ मैरिज कर लेते थे, उनकी फादर्स को इतना फोर्स कर देते थे, उनको तो झुका देते थे, उनके पास एक ऑप्शन बचता था कि अपनी डॉटर्स की मैरिज इनके साथ, मुगल एम्पायर के साथ करके वो अपनी एक हाई पोजीशन वहाँ पर डिजर्व करते थे। मगर जो सिसोदिया राजपूत रूलर जो थे,
राजपूत रूलर जो थे उन्होंने इस चीज का इसके अगेंस्ट गए, इसका मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करें उनके इस ऑफर कि हम भी अपनी डॉटर्स के मैरिज आपके साथ नहीं करेंगे। तो उनके साथ क्या करा सेम इन्होंने इन्होंने ये रूल मुगल्स ने इन पे अटैक करा और इन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। अब बड़े जो जिन पे अटैक करते थे उनकी टोटली जो उनका एरिया होता था वो किसी कंट्रोल में आ जाया करता था, मुगल रूलर्स की, मुगल एम्पायर्स की। लेकिन ये अब कितने एरिया मतलब एक डॉक्यूमेंटली तो वो ये इनका हो जाया करता था, लेकिन फिजिकली हर जगह तो ये नहीं रह सकते हैं ना। तो ये क्या करते थे, अटैक करके जिस एरिया को कैप्चर कर लेते थे या विन कर लेते थे, जीत लेते थे, उस एरिया को डॉक्यूमेंटली तो अपने उसमें कर लेते थे, बट जो फिजिकली वो जो किंग वहाँ का था उसी किंग के पास रहती थी वो उनकी लैंड, जिसे कहते थे जागीर। और मगर ये मुगल रूलर्स एक काम करते थे, उस लैंड से जितना भी उनको टैक्स मतलब जैसे कि वहाँ पर 100 रुपीज़ की इनकम हो रही है लैंड पर, जो किसान कल्टीवेट कर रहे हैं, पीजेंट्स है ना जो खेती कर रहे हैं, उनको अगर 100 रुपीज़ की इनकम हो रही है तो उसमें से फिक्स कर देते थे लोग कि 40% आप हमको दोगे एज ए टैक्स, किसके इसमें एज ए टैक्स। तो ये लोग ऐसे ही करते थे बेटा। अदर जो स्टेट्स थे, कंट्रीज थी, जहाँ जिन लोग को मुगल एम्पायर से विन करा है, अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है, वो लोग इनको टैक्स देते थे, क्योंकि हर जगह जाके तो रह नहीं सकते, है ना। तो टैक्स के रूप में वहाँ से कुछ कुछ इनकम लेते रहते थे। इस वजह से इनका नेम होता था, नेम और फेम, क्या हाँ वो भी हमारे कंट्रोल में है, वो भी हमारे कंट्रोल में, ऐसा होता है ना, अपने नाम के लिए सब कुछ करते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद बेटा हमारा आता है मनसबदार। ठीक है, वेट, दार्स कौन होते हैं बेटा, मनसबदार्स एंड जागीर एंड जागीरदार। देखो जो मुगल एम्पायर थे बेटा, उन्होंने अपना जो राज्य था वो इतना एक्सपेंड कर लिया था, इतना पॉपुलर कर लिया था कि हर जगह उनको क्या रहता था, वो इतने पावरफुल हो गए थे कि उनकी लोग नाम से भी डरते थे। हाँ, सबको पता था कि दिस इज वेरी पावरफुल एम्पायर, तो मोस्टली सब उन्हीं को फॉलो करते थे, है ना। अपने एम्पायर को मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठा, अदर ग्रुप्स थे, उनको सभी को जो मुगल एम्पायर था उन्होंने अपने कब्जों में, अपने कंट्रोल में ले रखा था। और जो दूस हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड द मनसबदार्स, और जो लोग मुगल एम्पायर को ज्वाइन कर लिया करते थे, कुछ लोग अपनी मर्जी से, कुछ लोग फोर्सफुली, है ना, डिफीट होकर, तो उन सब को कहा करते थे मनसबदार। क्या कहते थे उनको, मनसबदार कहा करते थे। मनसबदार्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। मनसबदार्स को 3 दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हाउ, कैसे? फर्स्ट जो था, यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम था, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, जितनी ज़्यादा वो क्या देगा, टैक्स देगा, मीन्स उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन होगी, वो हाई रैंक में आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा वसूली करवाएगा मीन्स वो, ठीक है, और उतनी ज़्यादा उसको सैलरी मिलती थी। एक तरह से सैलरी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, वो नहीं मिलती थी। और ग्रेडिंग सिस्टम उससे अकॉर्डिंग से उनको सैलरी जितनी, जैसे कि कोई अपनी स्टेट से, अपनी कंट्री से 40% दे रहा है, 40%, सबकी इनकम भी तो अलग अलग होती थी। ये ज़रूरी इतनी कि हर कंट्री या हर स्टेट 100 रुपीज़ की इनकम करे, किसी को 200 हो रहा है, कुछ मतलब 2 जितना भी था वो फिक्स कर देते कि तुम सबको 40% दे रहे हैं, जितना भी आप अर्न करोगे उसका 40% आपको देना है। किसी का 40% 2 लाख निकलता था, किसी का 40% 3 लाख निकलता था, ये तो उनकी इनकम डिपेंड है ना। तो जो जितना उन्हें टैक्स देता था उसको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलती थी, मतलब उसको उतनी ज़्यादा हाई रैंक में रखा जाता था। उस वक्त ग्रेडिंग सिस्टम था, है ना, इस तरह से बोलो। और बड़ा जो वो जो देते थे उसे कहते थे जब्त कहते थे। क्या कहते थे उसे?
एक से हम वैसे तो टैक्स कर सकते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज करते थे जत। जितनी ज्यादा इज्जत होती थी उतनी उनकी रेस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में, मिस कंट्री में, और उनकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग मतलब फिक्स की जाती थी कि जितनी उनको इज्जत देते हैं। इसका मतलब जो मनसबदार होते थे बेटा, उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। किस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? मिलिट्री कंपनीज की। वो मिलिट्रीज को संभालते थे और क्या करते थे, मुगल अम्पायर्स के अकॉर्डिंग एक होता था सावर, मतलब कह सकते हैं उसे उसे वो क्या मेंटेन करता था, मतलब वहाँ के सिस्टम को मेंटेन कर रहा होता था, सब कुछ देखता था, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी ड्यूटी थी, सूबेदार कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, सब चीज़ को चेक करता था। जो मनसबदार होते थे अपनी सैलरी को एज ए रेवेन्यू क्या रखते थे, एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में रखते थे, जिसे हम कह सकते हैं जागीर। क्या हम कहते हैं ये मेरी जागीर है, तुम्हारे पास कुछ टाइप के रख लो इसे। मतलब वो किंग को अपनी सैलरी थी उसे एज ए रेवेन्यू वहीं पे फिक्स कर रहते थे, जब उनको नीड लगती थी वो ले लेते थे कि मेरी जागीर आपके पास है, अब उसे दे दो, अमानत जिसे कह सकते हैं हम, अपनी प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, हम उसे बेटा वतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वतन। क्योंकि जो किंग हार जाते थे वो अपनी लैंड को, वो वहां पे रहते तो थे बेटा, उसके ऑनर रहते थे, बस फिजिकली। डॉक्यूमेंटली कौन उसका ऑनर होता था? हम जो उसे विन करते थे, जो उसे वॉन करते थे, जैसे कि मुगल अंपायर्स, तो वो कहते थे बेटा जो हमारा वतन है वो आपके हवाले, आपके पास है, एज ए जागीर, जागीर के रूप में। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कुछ अमानत आपकी हमारी हमारी आपके पास रखी हुई है, वी विल टेक। अब टेक तो वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि दे हैव नो कैपेसिटी दैट दे फाइट विथ मुगल अंपायर्स, तो इसलिए बस एक तरह से ये टैक्स के उसमें उसमें रूप में देते रहते थे पैसा, और इनकी ऐसी लाइफ स्पेंड हो जाती थी। जो एकता होता है बेटा और बुकीज, एकता क्या होता है जी? ताश, ताश, एक मिनट, ताश दोनों का एक ही मतलब है, सेम मीन्स सेम मीनिंग, मतलब मनसबदार अपनी जो जागीर हो गई थी ना, जो वतन लैंड हुआ करता था, उसको टैक्स कलेक्ट करने की, मतलब जैसे होता था बेटा, ये लोग जो होते थे, जो किंग होते थे, वो इस इंसान को एज ए मीडिएटर यूज करते थे कि तुम जाओ पीजेंट्स के पास जाओ, और वो जितना भी कल्टीवेट करते हैं, जितनी उनको इनकम हो रही है वो हमें लेकर आओ, उसे भी हम इक्तास कह सकते हैं बेटा। ठीक है, इक्तास और मुक्ति मतलब सेम है, और वो लेकर आओ, तो ये यही काम करते थे, पीजेंट्स के पास जाते थे और उनसे कर टैक्स एज ए रेवेन्यू लाते थे और अपने किंग रूलर को दे दिया करते थे। ठीक है, जिसकी सपोज हम कह सकते हैं अगर किसी की 5000 उनकी रैंकिंग का एक सिस्टम हुआ करता था बेटा। अब जैसे हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम को देते हैं ना, ड्राइंग में, कंप्यूटर में, है ना, जीके में, उसी तरह बेटा अगर कोई 5000 से लेकर 4000 के बीच में टैक्स या इकता इकता देगा तो उसको किस ग्रेड में रखा जाएगा? 1000 वाले ग्रेड में रखा जाएगा। जो 3000 से 4000 से लेकर 3000 तक देगा उसको किस ग्रेड में रखा जाएगा? 500 वाले ग्रेड में रखा जाएगा। तो मतलब ग्रेडिंग इनका सिस्टम था कि इस तरह से ये लोग एकता वसूल करते थे कि ये इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह जब मैंने आपको बताया था ना, वो होता है जो हम लोग टैक्स के रूप, इसको बेटा कई नामों से जाना है, वी कैन कॉल इट। तो बेटा इस तरह से जो वो अकबर था उसकी टाइम में लगभग 29 जद थे, है ना, उतने लोगों को वो सैलरी देता था, मीन्स मतलब जजमल कह सकते हैं, मनसबदार थे उतने लोगों को। तो बेटा इसको बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने की, कलेक्ट करने की नीड नहीं पड़ती थी, जितने लोग लाते थे आराम से इसका पूरा पर्चा करता था। मतलब बहुत लोगों को फोर्सफुली ही नहीं बोलता था, मतलब जितनी सैलरी आती थी उसमें से आराम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट अच्छी, मतलब उनको अच्छी सैलरी रहती थी। मगर जब उसका बेटा आया औरंगजेब, अकबर से आते 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 औरंगजेब तक ये सिस्टम आया, जब तक कितने हो गए बेटे? 79 जद्स हो गए। अब 7 लोग तो उतने थे, है ना,
एरिया तो उतने था, उतने में कल्टीवेशन हो रहा है, कितनी कम होगी। अब पहले 29 लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी मनसबदार को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी सैलरी, और अब 79 लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी। तो बेटा अब जो इनकी सैलरी स्केल थी वो बहुत डाउन हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जो पीजेंट्स थे वो भी ना खुश रहते थे, और जो मजहबदार थे वो भी हैप्पी नहीं थे, मतलब कोऑपरेशन नहीं दे पा रहे थे, किसको, औरंगजेब को। ठीक है, अकबर के टाइम में बहुत ज्यादा जागीर थी, मतलब बड़ा एरिया था, है ना, लोग कम थे, है ना, क्योंकि 29 जज थे उस वक्त, तो आराम से सैलरी मतलब जितना रेवेन्यू आता था उसमें से आराम से उनके पास किंग भी अपने पास रख लेता था कुछ पार्ट उसका, इनकम का, टैक्स का, रेवेन्यू का, और कुछ वो वहां पे मनसबदार को सैलरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था, है ना। वो उनका बहुत ही केयरफुली असिस्ट करता थे, मतलब किसको, जो अकबर था, अकबर के टाइम पर जागीर जो उनकी थी बहुत ही केयरफुली असिस्ट की जाती थी, कि जितने भी मनसबदार हैं उनसे उतनी ही रेवेन्यू वो लोग मतलब उतनी ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जितनी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि वो उस वक्त ये बहुत कम थे, 29 थे। लेकिन औरंगजेब तक आते आते बहुत ज़्यादा 79 इनकी काउंटिंग होगी, तो इनको जितना रेवेन्यू नहीं मिल पाता था जितना इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, इसलिए इनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, है ना। औरंगजेब के टाइम में ऐसा मज़ेदार हो गए, 79 मज़ेदार हो गए, इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मतलब कलेक्ट उतना ही करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन कम हो पाता था। ठीक है बेटा, तो बेटा जो इज्जत जो दी जाती थी, अब 79 जो वहाँ थे वो हो गए थे, है ना, जिनको इज्जत मतलब जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, तो कंडीशन काफ़ी चेंज हो गई थी। अकबर के टाइम से लेकर औरंगजेब तक कंडीशन काफ़ी चेंज हो गई थी, और औरंगजेब इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, है ना। जो पीजेंट्स है उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, क्योंकि बेटा कल्टिवेशन तो उतनी हो रहा था, उतना ही उनके पास था, और जिनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो लोग ज़्यादा हो चुके थे, 29 से 79 हो गए थे। तो अब क्या करते, मतलब बहुत प्रॉब्लम की जरूरत थी। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जद और जमींदार, ठीक है। जद एंड जमींदार क्या होगा बताऊंगी मैं, जद एंड जमींदार। मुगल टाइम में बेटा क्या था, मुगल टाइम में जो सोर्स ऑफ इनकम था वो था टैक्स। ये अब तो बेटा लोग जॉब करते हैं अलग अलग प्रोफेशन, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था, सिर्फ कल्टीवेशन का काम होता था, जो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसी से ही हमको इनकम होती थी। अब जो राजा था, किंग था, रूलर था, वो खुद तो जाएगा नहीं, है ना, कि जॉब करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। तो जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्टीवेशन करते थे, उसी में से कुछ परसेंट वो किंग को दिया करते थे, उसी से किंग जो किंग के रूलिंग में वर्क करते थे, सोल्जर्स होते थे या स्लेव्स होते थे, उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता था, है ना। तो किंग ने पीजेंट्स से डायरेक्ट जाके नहीं मांगता था वो कि गिव मी योर माय टैक्स, है ना, हाउ मच इनकम यू अर्न। वो उसने अपने और पीजेंट्स के बीच में एक मेडिएटर को रखा, वो था जमींदार। कौन था वो, जमींदार। मोस्टली जो विलेजेस के एजेड लोग या फिर प्रधान जिसे कहते हैं मिनिस्टर जो हुआ करते थे गांव के, उनको रखता था वो लोग जाकर पीजेंट्स किसान फार्मर से पूछते थे हाउ मच यू अर्न दिस ईयर, इस साल आपने कितना अर्न करा, उसका इतना परसेंटेज आपको किंग को देना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग देते थे बेटा, है ना। जो ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता था, जो जमींदार थे वो एक तरह से मीडिएटर का काम करते थे, और जो हाँ, और जी बेटा मोस्टली जमींदार भी हुआ कर सकते थे, उन्हें प्रधान भी कह सकते थे हम, और या फिर वो छोटे छोटे स्मॉल रूलर भी हो सकते थे, छोटे छोटे राजा होते हैं, जैसे कि अभी जो मुगल था, मुगल एम्पायर था, वो तो बहुत बड़े किंग थे, उनका तो एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन जिन लोगों को ये विन करते थे अटैक करके, जिन्हें अपने कंट्रोल में लिए करते थे, वो उनके लिए छोटे छोटे रूलर हुआ करते थे। तो उनसे बोलते थे कि आप अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में जाके पता करो कि हाउ मच दे अर्न, उन्होंने कितना इस बार अर्न करा है, कितना इनकम हुई उन्हें कल्टीवेशन से, और हमें ला के दो। तो ज़रूरी नहीं कि जो विलेजेस के जमींदार हुआ करते थे या मुखिया हुआ करते थे वो ही ला के इन्हें टैक्स दें, छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे अपने अपने स्टेट से इनको
मुगल एम्पायर्स को, मुगल रूलर्स को क्या देते थे, टैक्स देते थे, है ना बेटा। अब मीडिएटर का काम करते थे ये लोग। अकबर के टाइम में बेटा एक एक बात और थी, जो रेवेन्यू था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, वो रेवेन्यू से ही सोर्स ऑफ इनकम था, और कुछ इनके पास नहीं आता था अलग से, क्योंकि जहाँ ये फाइट करते थे उसको अपने कंट्रोल में लेते थे, फिर वहां से भी नहीं इनकम मिलती थी, क्योंकि उस वक्त बेटा सिर्फ एक ही काम होता था, कल्टीवेशन के द्वारा ही जो उनको मतलब जो भी मिलता था वो सिर्फ इसी से होता था। वो मसाले, कुछ भी प्लांट्स या फ्रूट्स के, फ्रूट्स हो, मतलब वुड हो, फर कह ओवरऑल कह सकते हैं हम कि जो भी था वो इन्हीं एग्रीकल्चर से ही मिलता था। उनकी टाइम पे बेटा, अकबर के टाइम पर एक वो आए उनके अकाउंटेंट, जिन्हें हम कह सकते हैं, उस वक्त हम उन्हें कह सकते थे बेटा रेवेन्यू कलेक्टर। उनका नाम था टोडरमल। कभी नाम सुना होगा आपने टोडरमल का। ये जब आए बेटा तो इन्होंने क्या करा, 10 years का 1570 से 1580 तक इन्होंने एक सिस्टम बनाया। इन्होंने मतलब सर्वे करा जिसमें ये पता करा कि इन 10 years के बीच में कितनी इनकम हो रही है कल्टीवेशन से लगभग। इन्होंने ये पता करने के बाद इसी के अकॉर्डिंग उन पीजेंट्स पे टैक्स लगाया, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करा, उसका कुछ परसेंटेज रख दी कि इतने सालों में इतनी इनकम हुई है, मीन्स इतना होगा, लगभग हर साल इतना होता होगा, है ना। फिर उसी पर उन्होंने टैक्स फिक्स करा, उसी को हम कह सकते हैं रेवेन्यू सिस्टम। क्या कहते हैं उसी को हम, सिस्टम। ठीक है बेटा, जिसे हम जद भी कह सकते हैं कि इतना जद मिलता था उनको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, अब आपको ये आई थिंक जद और जमींदार समझ में आ गया होगा, कौन होते हैं ये लोग, क्या होता है जद। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अकबर नामा एंड आईने अकबरी। कभी सुने बेटा अकबरनामा के बारे में या फिर आईने अकबरी के बारे में। दीज आर बुक्स, है ना। ये किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है ना। जो अबुल फजल थे वो एक्चुअली अकबर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ही इज जस्ट लाइक ए फ्रेंड, और इनफैक्ट वो उनके वहाँ दरबार में वर्क भी करते थे। ठीक है, ऐसे वर्कर, एडवाइजर जैसे कह सकते हैं। तो अकबर ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ऑन मी, मेरे ऊपर एक बायोग्राफी लिखो। ऑटो बायोग्राफी होती है जो सेल्फ लिखता है पर्सन, कोई भी अपने बारे में लिखता है उसे कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। लेकिन कोई अनदर पर्सन अगर हमारे बारे में कुछ लिखता है उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। तो अकबर ने अबुल फजल से ये रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे ऊपर क्या लिखो। ठीक है, अबुल फजल की बुक लिखो। इन्होंने लिखी, उस बुक को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। जो हिस्ट्री इन्होंने लिखी, इस हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। अबुल फजल डिवाइड हिस्ट्री ऑफ अकबर into 3 parts, आपको 3 पार्ट्स कौन कौन से थे। पहला पार्ट था बेटा उनका फर्स्ट वॉल्यूम में ये दिखाया गया था कि फर्स्ट वॉल्यूम में उनका ये दिखाया गया था कि अबाउट एंसेस्टर्स, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम में बेटा उनके बताया गया था कि वहां पर जो उनकी अकबर की कितने एरिया में वो लोग रूल करते हैं, है ना। कहाँ कहाँ पे उनका कंट्रोल है, कहाँ कहाँ उनकी मतलब उनका रूल चलता है ना। रूलिंग एरिया जिसे कह सकते हैं, रूलिंग एरिया या फिर ठीक है। अब बेटा जो थर्ड
जो थर्ड वॉल्यूम थी उसमें अकबर की ओवरऑल सब कुछ बताया गया, जैसे कि उनकी हाउस होल्ड के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में, उनके रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में, उनकी ज्योग्राफी के बारे में, उनकी आर्मी के बारे में, मतलब ओवरऑल सब कुछ जो उसमें पेंडिंग चीज़ें थी वो उन्होंने थर्ड पार्ट में कवर कर दी। इसे उसे कहा गया उन्होंने अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में होल हिस्ट्री लिखी गई। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आएगा, और जो आईन अकबरी थी बेटा, इसमें इस टॉपिक को कहा गया आईन अकबरी, कि वहां पर लोग कैसे थे, ठीक है, इसे कहा गया आईन अकबरी, ठीक है, इसको नाम दिया गया। अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आप क्लोजर लुक में हम पढ़ेंगे। आपको ये तीनों वॉल्यूम समझ में आएगी, मैं भी इतना डीपली पूछे थे नहीं एग्जाम में, पूछ सकते कितनी वॉल्यूम से उसके हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था, उसे क्या नाम दिया गया था, ये किसने लिखा था, ऐसे कुछ पुटअप होते हैं एग्जाम में। ये अकबरनामा या आईन अकबरी किसने लिखी थी, ये कौन थे, तो ये वाज ए वर्कर, है ना, ये भी इनके दरबार में काम करते थे, और ये फ्रेंड भी थे। किसके फ्रेंड थे, अकबर के फ्रेंड थे। अब हम क्लोजर लुक में एक टॉपिक देखेंगे बेटा, क्लोजर लुक क्या देखेंगे इसमें, हम देखेंगे बेटा अकबर्स पॉलिसीज, कि अकबर की पॉलिसी कौन कौन सी थी, अकबर्स पॉलिसीज, नीतियां, मिस अकबर ने कौन कौन सी नीतियां बनाई, कैसे उनके रूल रेगुलेशन थे, ठीक है, इन दिस। जो बेटा सबसे पहले अकबर के यहाँ पे ऐसे होते थे, सबसे पहले एम्पायर होता था, उसके नीचे होते थे उसके नीचे होते थे सुभाष, उसके नीचे काम करते थे दास, ठीक है, इससे पहले एम्पायर होते थे, उसके नीचे सुभाष होते थे, उनके अंडर पे काम करते थे, उसके पीछे सूबेदार, ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था कि किसके नीचे कौन काम करेगा, ठीक है। जो अबुल फजल थे उन्होंने आईन अकबरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो मुगल एम्पायर है कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, उन्हें कह सकते हैं सुभाष गवर्न, उन्हें कौन जो उसके पार्ट्स थे उन्हें हर एक उसको कौन गवर्न करता था, सुभाष गवर्न करते थे, और सुभाष के नीचे भी जो कुछ लोग काम करते थे ये अपने ऑर्डर यहाँ पास करते सुभाष के पास, और जो सुभाष थे अपने ऑर्डर कहाँ पास करते थे, सूबेदार के पास। ये देखते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जो जिसका वर्क है क्या वो वर्क कर रहा है ना, इस तरह से ये पता करते थे कि हाँ बाकी जो रूलिंग है, मतलब जो उनका इतना एक्सपेंड करा है मुगल एम्पायर ने अपना को, वो एक्सपेंशन कंटिन्यू रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो फाइनेंशियल उसके लिए कुछ लोग फाइनेंशियल ऑफिसर भी अपॉइंट करते थे अकबर, उन्हें फाइनेंशियल ऑफिसर को हम कह सकते हैं बेटा दीवान, उसका क्या कहते थे उसे हम, दीवान। आपने सुना होगा ना दीवान जी, जो इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जैसे एज ए अकाउंटेंट, सारे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किसको कितना दिया कितना लिया, है ना, हाउ मच दे आर टेकिंग दे आर गिविंग, ये सारे रिकॉर्ड रखते थे दीवान उस वक्त। तो ये दीवान थे वो मेंटेन करते थे कितना आना है और कितना जाना है। एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम कीप नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में, मतलब पीस, और वहाँ पर पीस और ऑर्डर्स मेंटेन करने का काम भी कौन करते थे, फाइनेंशियली ऑफिसर्स, क्योंकि सबको प्रॉपर ही सैलरी मिलेगी, प्रॉपर आएगा, जितना फिक्स होना कितना आना है, तो सब पीस शांति रहेंगे ना, काम डाउन रहेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी है ना, तो क्या होगा, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, है ना भाई। अगर आपको जितनी सैलरी फिक्स की गई है, अगर सैलरी मिलेगी, तो आप कुछ भी किसी का विरोध नहीं करेंगे ना, आर्गू नहीं करेंगे। अगर आपको जितना बोला गया है उससे तो नहीं लिया जा रहा, या जितना लेने के लिए बोला गया तो आपको नहीं लिया जा रहा, आपसे इतना इससे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली आर्गू करोगे ना। जब आप आर्गू करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वहाँ पर शोर शराबा होगा, है ना, पीस खत्म हो जाएगा वहाँ पर।
तो ये जो फाइनेंशियली ऑफिसर था, देखा जाए तो एक तरह से पीस और ऑर्डर्स मेंटेन करने का काम भी करते थे। अब बेटा हम आते हैं नूरजहां के ऊपर। कभी सुना है आपने नूरजहां का नाम? नूरजहां बेटा अकबर का जो बेटा था शाहजहां, है ना, जहांगीर सॉरी, उसकी कई मैरिज होती है ना, कई मैरिजेस हुई थी उसकी। और जो उसकी लास्ट मैरिज थी वो नूरजहां से हुई थी। उसका नाम जहां। तो बड़े जो नूरजहां थी, एक्चुअली उसका नाम था मेहरुनिशा, ठीक है। तो जो अकबर का सन था, है ना, जहांगीर, उसने कई मैरिज करी थी, जिनमें से लास्ट मैरिज उनकी मेहरुनिशा से हुई थी, जिसका नाम चेंज करके उन्होंने बाद में नूरजहां रख दिया था। इसके ऊपर बड़ा एक सीरियल भी बना है, बहुत पुराना सीरियल, जब हम छोटे थे तब हमने वो देखा था, है ना। आप तो मे बी आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट टाइम विद नूरजहां। इसके बाद बेटा इन्होंने जहांगीर ने कुछ सिक्के कॉइन्स बनाए थे, सिल्वर कॉइन्स जिनमें वन फेस पर इन्होंने अपनी फोटो लगवाई थी। पहले बेटा ऐसे हुआ करता है, जब हमारे इस पे किसी की फोटो रहती है कॉइन्स पर, महात्मा गांधी की ना, हमारे जो रुपीज होते हैं उनपे भी किसकी फोटो रहती है? महात्मा गांधी की। उस वक्त बेटे जो रूलर होता था वो अपनी फोटो से लगवाया करते थे, है यहाँ पे जिनको जो लगता था, है ना। वन फेस पे तो उन्होंने अपनी जहांगीर की, ठीक है, वन साइड, और सेकंड साइड ऑपोजिट साइड उन्होंने नूरजहां की फोटो लगवाई थी कॉइन्स पर, ठीक है, क्योंकि अपनी रानी से वो बहुत ज़्यादा लव करते थे। उनको अपनी जो ऐसे हुआ करता था उस टाइम, है ना, बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, मगर उनमें से एक कुछ खास हुआ करती थी। आप भी होता है ना, किसी को आप कम प्यार करते हो, किसी को ज़्यादा प्यार करते हो, आपके बहुत सारे बहन भाई होते हैं, बट किसी को आप ज़्यादा करते हो, किसी को कम करते हो, प्यार तो करते हो। तो इसी तरह बेटा अपनी बाकी वाइफ को वो इंपॉर्टेंस देते थे, मगर नूरजहां को वो बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। इसका एक रीज़न ये भी था कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर भी थी और बाई नेचर भी बहुत अच्छी थी, ठीक है बेटा। अब बेटा जो अकबर थे, दोबारा हम अकबर पे आ जाते हैं। जो अकबर थे, व्हेन ही वॉज इन, कहाँ थे? फतेहपुर सीकरी में थे। 1517 के आसपास की बात है। तो जब उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा था अदर रिलीजियस में, जैसे कि मुस्लिम तो थे वो, सिख्स, हिंदू, राजपूत, इस्लाम्स, अगर मतलब बाकी रिलीजियस में वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि वहाँ पर कैसी कैसी उनकी मतलब धारणाएं हैं, उनके कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बारे में वो डिस्कशन किया करते थे अपने जो उनके दरबार में जो लोग उनके बैठते थे, और जहाँ वो डिस्कशन किया करते थे उसे कहते थे इबादत खाना, इबादत खाना, जहाँ वो डिस्कस किया करते थे। ऐसा होते हैं ना, हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, ये उनका कॉन्फ्रेंस हॉल था, इबादत खाना। यहाँ बैठ के डिस्कस किया करते थे कि वहाँ पर कैसी कैसी कंडीशन है, मतलब वो लोग अपने धर्म को कैसे फॉलो करते हैं, हमारे धर्म में, हमारे रिलीजियस में कैसे होता है और उनके रिलीजियस में कैसा होता है। तो बेटा इसके बाद उन्होंने दो चीज़ें देखी थी, डोगमा एंड बाय गॉड। डोगमा एंड बाय गॉड। डॉगमा में बेटा क्या होता है? डॉगमा में वो होता है किसी इंटरप्रिटेशन में बिना किसी क्वेश्चन के उसको फॉलो करना, मतलब किसी और रिलीजियस को विदाउट ऑब्जेक्शन फॉलो करना। वैसे आपने सुना होगा ना, जो अकबर की जो मैरिज हुई थी, उनकी एक वाइफ क्या थी? जोधा अकबर से सुना था, आप सीरियल पे आता है उसका। जोधा जो थी वो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना, वो हिंदू धर्म की थी वो, और ये भी उनको फॉलो करते थे, जैसे वो पूजा पाठ करती थी ये भी उनके फॉलो करते थे। तो ये मतलब इतना ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। मतलब डॉगमा में ये कहा गया किसी भी इंटरप्रिटेशन को विदाउट क्वेश्चन, विदाउट ऑब्जेक्शन फॉलो करना। और जो बेटा बायगॉट होता है उसमें ये दिखाते हैं कि जो अपनी ओपिनियंस, दूसरों के रिलीजियस या ओपिनियंस को रेस्पेक्ट ना करना,
मतलब अपनी, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना अपनी रिलीजियस को प्रेफर करते हैं या दूसरे रिलीजियस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो कंडीशन इसमें थी। इसमें तो ये था कि विदाउट ऑब्जेक्शन किसी भी रिलीजन, लेकिन इसमें अपोजिट था इसका। इसमें ही दूसरे के ओपिनियन रिलीजियस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सिर्फ अपने रिलीजियस को प्रेफर रखते थे। इसलिए बड़ा ऐसी कंडीशन थी यहाँ पर रिलीजियस की। कब? मुगल एम्पायर के टाइम पर। इसके बाद बोला 17 मुगल एम्पायर इन 17 सेंचुरी के अकॉर्डिंग उस वक्त कैसा था? इस वक्त बेटा क्या हुआ, पहले तो वो बहुत एक्सपेंड हुआ था, मगर इस वक्त वो डाउन जाने लगा मुगल एम्पायर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। अब अकबर नहीं था, अकबर के टाइम सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था मुगल एम्पायर के। धीरे धीरे जैसे जैसे और उनके बेटे आते गए, सबसे ज़्यादा औरंगजेब जो लास्ट एम्पायर था 17वीं सेंचुरी में, उसके टाइम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। वो अच्छा किंग था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया था जो उसके ग्रांड्स ने किया था, ग्रांड पेरेंट्स या उनके फादर ने जो परफॉर्म किया था। इससे बट 7वीं सेंचुरी आते आते मुगल एम्पायर बिल्कुल डाउन हो गया। और उसके बाद 2000 रूलर्स आए और ओवरऑल फिनिश हो गए, क्योंकि सैलरी की प्रॉब्लम हो गई। लोगों को 100% की जगह 61.5% पे सैलरी दी जाने लगी, जितनी उनकी इनकम होती थी। ऑब्वियसली तो बेटा हर इंसान जब मेहनत करता है तो उसको पूरा अर्न करने की भी कोशिश करता है कि हम जितना हमने हार्ड वर्क किया उसका हमें अर्न होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा कुछ कंडीशन चेंज हो गई थी और लोग एक दूसरे के प्रति ज़्यादा क्या करते थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। मतलब ये कहते कहते 7वीं सेंचुरी तक हमारा मुगल एम्पायर ओवरऑल फिनिश हो गया था। ठीक है बेटा, इसी का चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक में बेटा प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी और कॉल मी, आई विल टेल यू पर्सनली, है ना। क्योंकि बेटा हिस्ट्री में आपको एक चीज़ और बेटा, जब तक आप रीड नहीं करोगे, है ना, यू नेवर अंडरस्टैंड द चैप्टर। रीड अगेन एंड अगेन, देन वॉच माई वीडियो, तब आपको बेटा समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टीचिंग। ऐसे स्टोरी की तरह सुनने से आ तो जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर समझ आएगा आपको, वो आपको बुक से रीड करके ही आएगा। साथ में वीडियो देखिए और बुक से रीड करिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।